चलिए बाबा, आज हम करने वाले हैं अपना रिवीजन ऑफ वन चैप्टर जो ब्रिलियंट सा चैप्टर है जिसका नाम है अपील्स एंड रिवीजन। शुरू करते हैं अपील्स एंड रिवीजन का चैप्टर। अपील्स एंड रिवीजन में सेक्शन नंबर 107 से सेक्शन नंबर 121 का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपील्स एंड रिवीजन। सर एक लिंकिंग दीजिए। बाबा लिंकिंग यही है कि समझ लीजिए असेसमेंट हो रहा था आपका, असेसमेंट के बाद ऑफिसर ने क्या किया, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न किया। स्क्रूटिनी करने के बाद आपको बोला सर ये डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी पे कर दीजिए। आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट किया लेकिन पे नहीं किया। आपने एक्सप्लेनेशन दिया, उसे एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा, ऑफिसर को आएगा गुस्सा। ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर करेगा ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। ऑफिसर इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स गैदर करेगा और आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास कर देगा। या फिर समझ लीजिए असेसमेंट में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया आपके अगेंस्ट अंडर सेक्शन नंबर 62, या सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 63 पास कर दिया गया। समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। सर कोई भी ऑर्डर या डिसीजन अगर आपके अगेंस्ट लिया गया है और उस ऑर्डर्स के अगेंस्ट बेसिकली समझ लीजिए समरी असेसमेंट ऑर्डर आया और सर आप टैक्सेबल पर्सन जाके ऑफिसर को बोलते हो सर ये जो समरी असेसमेंट ऑर्डर है ये एरोनियस है, और ऑफिसर ने क्या किया 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग करके एक ऑर्डर पास कर दिया। जो भी ये सारे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर आप चाहो तो अपील में जा सकते हो। 3 महीने में या तो पेमेंट करो, 3 महीने अगर खत्म हो गए 3 महीने के बाद डिपार्टमेंट रिकवरी स्टार्ट कर देता है, या फिर 3 महीने के अंदर अंदर आप जा सकते हो अपील में। यस एवरीवन, याद रखिएगा आप जा सकते हो अपील में। और सर अपील में जाने के लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए हमेशा आप एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट ही अपील में जाते हो। पहला अपील आपका अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है, फिर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हो। अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। स्टेट लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अगर आपको जाना है पहले हाई कोर्ट में जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये जो एडजुडिकेशन ऑर्डर होता है ये पास करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बेसिकली जो सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर्स वगैरह होते हैं जो ऑर्डर पास करते हैं उनको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर एक ऑर्डर पास किया है उसको हम बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑर्डर, उसको हम ओरिजिनल ऑर्डर भी बोलते हैं। सर ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है ये कौन होता है? इसका डेफिनेशन दिया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 में, जो बोलता है एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड or authorized to pass an order under this act is known as a adjudicating authority. Any authority who is appointed or authorized to pass an order or decision under this act is known as an adjudicating authority, but it does not include नहीं करते NAARC को। NAARC को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NARC नहीं है। सर N कौन होता है? नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते। उसके बाद सर अपीलेट ट्रिब्यूनल या सर अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया या अपीलेट अथॉरिटी हो गया, उनको भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते। सर रिविजनरी अथॉरिटी को भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते। एंड CBIC भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। याद रखिएगा कोई भी अथॉरिटी जो डिसीजन या ऑर्डर देता है GST में उसको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, बट NAARC को हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते। ठीक है सर। अब सर अगर कोई भी एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया गया है उसके अगेंस्ट अगर अपील में जाना है तो सर याद रखिएगा कौन जाना चाहता है अपील में? अगर असेसी जाना चाहता है, अपील बाय द टैक्स पेयर हो रहा है या अपील बाय द डिपार्टमेंट हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। सर अगर टैक्स पेयर अपील में जा रहा है तो हमेशा याद रखिएगा टैक्स पेयर जाएगा विद इन 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ का डिले कंडोन किया जा सकता है बाय द अपीलेट अथॉरिटी। टैक्स पेयर जाएगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जैसे ही आपको ऑर्डर मिला 3 महीने भाग बेटा भाग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके अपील कर सकते हो। सर अपील करोगे APL 01 में, और जब अपील फाइल करोगे आपको देना पड़ेगा जो भी आपने एडमिट किया है एडमिटेड अमाउंट का 100%, बेसिकली जो भी एडमिट किया है उसका 100% ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दे देना है, और बाकी जो बच गया टैक्स इन डिस्प्यूट का आपको देना पड़ता है 10% अंडर CGST
हमेशा याद रखिएगा 10% अंडर सीजीएसटी अमाउंट का, अंडर एसजीएसटी एक्ट एसजीएसटी अमाउंट का 10%, लेकिन मैक्सिमम प्री डिपॉजिट होता है कितना 25 करोड़ अंडर सीजीएसटी एंड 25 करोड़ अंडर एसजीएसटी। आईजीएसटी में देखोगे तो ये टोटल हो गया 50 करोड़। राइट एवरीवन, याद रखिएगा अगर टैक्स पेयर जा रहा है 3 महीने प्लस 1 मंथ में जाएगा, एपीएल 01 लेके जाएगा, एडमिटेड अमाउंट पूरा का पूरा विद इंटरेस्ट पेनल्टी दे देगा, लेकिन जो एडमिट नहीं किया है डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% देगा और मैक्सिमम कितना होता है 25 करोड़ रुपीस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, और बैलेंस अमाउंट को स्टे कर दिया जाएगा। सर एक बात याद रखिएगा, अमेंडमेंट है इन द चैप्टर ऑफ अपील्स एंड रिवीजन। अगर आप अपील कर रहे हो अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 129, सेक्शन नंबर 129 में अगर आपको याद है सर, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी चैप्टर में बेसिकली डिटेंशन एंड सीजर, जब आपको रास्ते में रोका जाता है, आप ट्रक में गुड्स लेके जा रहे थे और रास्ते में रोका गया और पकड़ा गया आपको और बोला गया सर आपका डॉक्यूमेंट्स का मिसमैच है, कुछ गड़बड़ है, घपला है, तो पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 129। जितना आपको पेनल्टी चार्ज किया जाएगा उस पेनल्टी का, याद रखिएगा, जितना आपको पेनल्टी चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 129, उस पेनल्टी के अगेंस्ट, पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील में जा रहे हो तो आपको पे करना पड़ता है 25% ऑफ द पेनल्टी एज प्री डिपॉजिट, तभी आपका ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला अगर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट अगर टैक्स पेयर अपील में जा रहा है, 3 महीने प्लस 1 मंथ में जाएगा, एपीएल 01 लेके जाएगा, 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट प्री डिपॉजिट देगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़। लेकिन एडिशनल पॉइंट का ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट क्या है फॉर द नवंबर 22 एग्जाम कि सर अगर आप 129 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा रहे हो तो 25% ऑफ द पेनल्टी आपको देना पड़ता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर अगर टैक्स पेयर अग्रीव्ड है और वो जा रहा है तो एपीएल 01 में अपील लेके जाएगा 3 महीने प्लस 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द एडजुडिकेशन ऑर्डर। ठीक है सर, अगर डिपार्टमेंट जा रहा है तो डिपार्टमेंट के अपील को बोलते हैं रिव्यू एप्लीकेशन और डिपार्टमेंटल अपील। कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन, या कमिश्नर को समझ लीजिए एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कमिश्नर ने बोला, रिक्वेस्ट किया, तो उस समय कमिश्नर क्या बोलेगा, कमिश्नर बोलेगा हमारे ऑफिसर ने कुछ गलत सलत ऑर्डर पास किया है। कमिश्नर बोलेगा ला बेटा ला, सारा प्रोसीडिंग्स का डिटेल्स लेके आ, वो एग्जामिन करेगा प्रोसीडिंग्स का डिटेल्स को in which the adjudicating authority had passed the order, और कमिश्नर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा about the legality और propriety of the decision। और अब कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा जा बेटा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तू एक काम कर, डायरेक्ट करेगा सबऑर्डिनेट को टू अप्लाई टू द अपीलेट अथॉरिटी, और 6 महीना प्लस 1 मंथ का डिले कंडोन किया जा सकता है इन केस ऑफ डिपार्टमेंट गोइंग फॉर एन अपील। डिपार्टमेंट अपील में जाता है तो एपीएल 03 लेके जाएगा और कोई प्री डिपॉजिट नहीं लगेगा और डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील लेके। याद रखिएगा अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है, अगर सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर पास किया था एडजुडिकेशन ऑर्डर, अगर समझ लीजिए एडजुडिकेशन ऑर्डर सुपरिटेंडेंट ने पास किया, असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर, उनका सीनियर होता है ज्वाइंट कमिश्नर अपील, और ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास ही अपील जाएगा। ध्यान रखिएगा ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास अपील जाएगा। अगर ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया ऑर्डर या एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है तो कमिश्नर अपील के पास अपील जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, कमिश्नर अपील। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला टैक्स पेयर अगर जा रहा है अपील के लिए एपीएल 01, डिपार्टमेंट एपीएल 03, टैक्स पेयर 3 मंथ प्लस 1 मंथ, डिपार्टमेंट 6 मंथ, टैक्स पेयर प्री डिपॉजिट 10% अप टू ए मैक्सिमम 25 करोड़। अगर पेनल्टी ऑर्डर है 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट अंडर सेक्शन नंबर 129 बेसिकली। ठीक है सर, और अगर डिपार्टमेंट जा रहा है कोई प्री डिपॉजिट नहीं, अपील चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। सर अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, अगर एडजमेंट चाहिए 3 बार मैक्सिमम एडजमेंट देगा, अगर एडिशनल ग्राउंड परमिट करना है एडिशनल ग्राउंड परमिट भी करेगा, और अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने का कोई फीस वगैरह नहीं लगता। और वो क्या करेंगे, वो एक ऑर्डर पास कर देंगे जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर इन अपील। जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर इन ओरिजिनल, अपीलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर इन अपील। और ऑर्डर का समरी एपीएल 04 में ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। अपीलेट अथॉरिटी क्या करता है, या तो कंफर्म कर देता है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला है, या मॉडिफाई कर देगा या एनल कर देगा द ऑर्डर और डिसीजन, मतलब कैंसिल कर देगा ओरिजिनल ऑर्डर को। ठीक है सर,
और अपीलेट अथॉरिटी को ऑर्डर पास करना है विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एन अपील। अगर पॉसिबल है तो कितने दिन में करेगा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एन अपील। ठीक है, 1 साल में अपीलेट अथॉरिटी को अपना ऑर्डर दे देना है, पॉसिबल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा अपीलेट अथॉरिटी कभी भी रिमांड बैक नहीं कर सकता, ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास केस को वापस नहीं भेज सकता और बोल नहीं सकता सर फ्रेश एडजुडिकेशन कीजिए, ऐसा रिमांड बैक का पावर नहीं है। नो पावर टू रिमांड बैक बाय द अपीलेट अथॉरिटी कभी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस केस नहीं भेज सकता। और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी इज ऑलवेज बाइंडिंग अनलेस आप फर्दर अपील में नहीं जा रहे हो, इनका जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग रहेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल अपील लेके जाना था 6 महीने में। अगर डिपार्टमेंट 6 महीने प्लस 1 मंथ ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले में अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं जाता तो डिपार्टमेंट को एक और ऑप्शन दिया गया है। एसएससी को कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को एक और ऑप्शन दिया गया है कि अगर डिपार्टमेंट समझ लीजिए अपील के लिए नहीं गया, डिपार्टमेंटल अपील के लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं गया, तो रिविजनरी अथॉरिटी क्या करेगा, जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया था, क्योंकि उसके अगेंस्ट अपील में नहीं गया है डिपार्टमेंट 6 महीने में, टाइम लिमिट फॉर अपील खत्म हो चुका है, तो रिविजनरी अथॉरिटी क्या करेगा, बेसिकली जूनियर का ऑर्डर सीनियर रिवाइज कर देता है। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 108 बोलता है कि अगर ऑर्डर पास किया गया है बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ द रिविजनरी अथॉरिटी, तो रिविजनरी अथॉरिटी कौन होता है, बेसिकली हमेशा याद रखिएगा, अगर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है, उसका सीनियर होता है ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, वो रिविजनरी अथॉरिटी बन जाएंगे। जूनियर का ऑर्डर लाओ रिवाइज करेंगे। सर एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ने अगर ऑर्डर पास किया, सीनियर होता है कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, वो बोलेगा लाओ बेटा लाओ, रिवीजन कर देंगे ऑर्डर का। और सर रिविजनरी अथॉरिटी या खुद ब खुद ऑन हिज ओन मोशन, या फिर अगर उन्हें कोई खुफिया खबर वगैरह मिल गई कि सर ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया था ये डिपार्टमेंट के लिए नुकसानदायक था, तो सर रिविजनरी अथॉरिटी ऑन हिज ओन मोशन, या फिर अगर उसे कोई इंफॉर्मेशन मिला या रिक्वेस्ट मिला है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कमिश्नर से, तो सर रिविजनरी अथॉरिटी क्या करेगा, बोलेगा लाओ बेटा वो फाइल को लेके आओ, हम चेक करेंगे। और रिविजनरी अथॉरिटी विल गो अहेड and call and examine the records of a proceeding, और एग्जामिन करेगा, और उसके बाद अगर उन्हें मिला कि सर जो ऑर्डर पास किया गया था बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो ऑर्डर एरोनियस है, प्री जुडिशियल टू रेवेन्यू इंटरेस्ट है, मतलब उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, या इलीगल इम्प्रॉपर है, या मटेरियल फैक्ट को कंसीडर नहीं किया गया था या इग्नोर कर दिया गया था, या फिर बेसिकली इन कंसिक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीएनडीजी ऑडिट ओपिनियन मिला है सीएनडीजी से कि कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में क्या करेगा रिविजनरी अथॉरिटी, ऑपरेशन को सारा स्टे कर देगा। रिविजनरी अथॉरिटी बोलेगा रिफंड बनता है टैक्स पेयर को, रोक दो, सारा ऑपरेशन स्टे करके एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद एक रिविजनल ऑर्डर पास कर देगा। रिविजनल ऑर्डर का भी समरी एपीएल 04 में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। और रिविजनल ऑर्डर हमेशा पास करेगा जो उसे सही लगेगा, जो रिविजनरी अथॉरिटी को सही लगेगा, या तो एनहांस कर देगा अमाउंट को, या मॉडिफाई कर देगा, या एनल कर देगा ऑर्डर को। बेसिकली हो सकता है रिफंड ऑर्डर था, रिफंड ऑर्डर को पूरा का पूरा कैंसिल ही कर दिया। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, एक बार अगर अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया या रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी अग्रीव्ड है वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी और ऑर्डर पास बाय द रिविजनरी अथॉरिटी, जो भी अग्रीव्ड, जो भी दुखी होता है वो जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अग्रीव्ड पार्टी एनी पर्सन और डिपार्टमेंट, अग्रीव्ड पार्टी या तो आप हो सकते हो या डिपार्टमेंट हो सकता है, आप चले जाओगे या डिपार्टमेंट चले जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको जाना है अपील के लिए तो आप अपील का फॉर्म फाइल करोगे एपीएल 05, और डिपार्टमेंट अगर जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वो फाइल करेंगे एपीएल 07। आपको जाना है तो आप जाओगे 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ का कंडोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर डिपार्टमेंट जा रहा है तो 6 महीने में जाएगा। याद रखिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, आपको 3 महीने या 6 महीने में डिपार्टमेंट को जाना है। लेकिन सर अपीलेट ट्रिब्यूनल तो अभी तक बना ही नहीं है, एंड हेंस एक
एक ऑर्डर पास किया गया, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, उसमें बोला गया है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर 3 महीने 6 महीने में जाना है, या फिर जिस दिन अपीलेट ट्रिब्यूनल बन गया उसके 3 महीने 6 महीने में चले जाएगा, चलेगा। टाइम लिमिट टू फाइल द अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज लेटर ऑफ डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन आपको ऑर्डर मिला उससे 3 महीना, या फिर डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिस दिन अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट एंटर करके बोलता है लाई ये केस, जिस दिन प्रेसिडेंट एंटर्स द ऑफिस उस दिन से 3 महीने में चले जाइएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, जब जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे फीस देना पड़ेगा 1000 रुपया फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, लेकिन मैक्सिमम फीस 25,000 रुपए हो सकते हैं। जब जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो आपको एडिशनल डिपॉजिट देना पड़ता है, जो होता है 20% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट, एंड इट इज मैक्सिमम 50 करोड़ अंडर सीजीएसटी, 50 करोड़ अंडर एसजीएसटी, 100 करोड़ अंडर आईजीएसटी एक्ट, ध्यान रखिएगा। और सर जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो एडिशनल डिपॉजिट दिया है, तो पहले 10%, अब 20%, टोटल हो गया 30%। ठीक है सर, अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर खुद चाहेगा, अगर उसे लगता है कि आप आ गए 20, 30,000, 40,000, 50,000 का केस लेके, तो सर अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा टाइम वेस्ट मत कीजिए और वो केस को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर अमाउंट लेस देन इक्वल टू 50 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा एक और पॉइंट, जब जब एक केस अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है, सर समझ लीजिए मैंने केस फाइल किया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो डिपार्टमेंट को ऑप्शन दिया जाएगा, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अगर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल किया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास तो मुझे ऑप्शन दिया जाएगा, मैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता हूं। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इज टू बी फाइल्ड बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम द अपील हैज बीन प्रिफर्ड, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल किया गया है वो फाइल करता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, उसे फाइल करना है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 45 डेज। एडिशनल टाइम लिमिट ऑफ 45 डेज दिया जा सकता है बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जाता है एपीएल 06 में। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन का कोई फीस नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जब केस आता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल दो टाइप के हैं, बेसिकली 2 टायर अपीलेट ट्रिब्यूनल है। एक होता है सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक होता है स्टेट लेवल का अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेंट्रल लेवल के अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आपका केस तभी जाएगा जब आपके केस में कोई एक ऐसा इश्यू है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व है, बेसिकली वेयर वन इश्यू इन्वॉल्व्स रिलेट्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड इश्यू है आपके केस में तो आपका केस हमेशा सेंट्रल लेवल पे जाएगा, अदरवाइज आपको हमेशा स्टेट लेवल पे जाना है। याद रखिएगा, सेंट्रल लेवल पे एक नेशनल बेंच होता है, एक रीजनल बेंच होता है। नेशनल बेंच दिल्ली में है और उसका फर्दर डिवीजन किया गया है जो रीजनल बेंचेस होंगे। हमेशा याद रखिएगा स्टेट लेवल का भी 2 डिवीजन है, एक स्टेट बेंच है और स्टेट को बेंच को फर्दर डिवाइड किया गया है अमॉन्ग एरिया बेंचेस। हमेशा याद रखिएगा, नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, स्टेट बेंच, एरिया बेंच में हमेशा 3 ही मेंबर होते हैं। एक होता है जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल मेंबर हमेशा प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल मेंबर उस बेंच का हीरो होता है, प्रेसिडेंट होता है। एक टेक्निकल मेंबर सेंटर से होगा, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट से होगा। वैसे ही रीजनल बेंच में जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट। सर स्टेट बेंच में भी जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल मेंबर स्टेट, और एरिया बेंच में भी जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर एंड टेक्निकल मेंबर स्टेट होगा। ठीक है सर, हमेशा आपके केस को कितने लोग सुनेंगे? 3 लोग सुनेंगे। लेकिन सर समझ लीजिए एक मेंबर एब्सेंट है, तो अगर समझ लीजिए एक मेंबर नहीं आया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर इन द बेंच, एनी अपील विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल, प्रेसिडेंट कौन है? जुडिशियल मेंबर के अप्रूवल से सुना जा सकता है बाय ओनली ए बेंच ऑफ 2 मेंबर। 3 मेंबर में एक मेंबर अगर नहीं आया तो 2 लोग भी आपका केस को सुन सकते हैं। सर अगर 3 मेंबर से 2 मेंबर एब्सेंट है, खाली एक मेंबर आया है बेंच में, तो आपका केस एक मेंबर भी सुन सकता है। एनी अपील इन्वॉल्विंग अमाउंट अप टू 5 लाख, एक मेंबर कब सुन सकता है? अगर अमाउंट इन्वॉल्व 5 लाख है, प्लस क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, प्लस प्रेसिडेंट अप्रूवल मिल गया है, तो एक पर्सन भी सुन सकता है। याद रखिएगा, जनरली आपका केस 3 लोग सुनेंगे, अगर एक पर्सन नहीं आया तो 2 पर्सन भी सुन सकते हैं विद प्रेसिडेंट अप्रूवल। सर 2 मेंबर नहीं आया तो एक मेंबर भी सुन सकता है, लेकिन अगर अमाउंट इन्वॉल्व 5 लाख है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है एंड सर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला है, तो एक मेंबर भी आपका केस सुन सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा? रीजनल बेंच, नेशनल बेंच, स्टेट बेंच और एरिया बेंच अपना ऑर्डर पास कर देंगे। बेसिकली या तो वो कंफर्म कर देंगे जो ओरिजिनल जो बेसिकली अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनरी अथॉरिटी ने बोला है, वो या तो कंफर्म कर देंगे या मॉडिफाई कर देंगे या एनल कर देंगे, उनका डिसीजन को कैंसिल कर देंगे। और सर रिविजनरी अपीलेट अथॉरिटी को, अपीलेट
ट्रिब्यूनल को भी बोला गया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी बोला गया है, आपको पास करना है ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील एज फार एज पॉसिबल, उससे ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। और एक बार अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया तो वो कॉपी भेज देंगे अपीलेट अथॉरिटी को, रिविजनरी अथॉरिटी को, ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अपीलेंट को, जुरिसडिक्शनल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ सेंट्रल स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स को। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, अगर उन्होंने ऑर्डर पास किया, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर में कुछ अपरेंट मिस्टेक है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को यह भी बोला गया है कि अगर कोई मिस्टेक है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस वो कर सकते हैं कितने दिनों में, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब याद रखिएगा, अगर पास किया है ऑर्डर सेंट्रल लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, बेसिकली नेशनल बेंच या रीजनल बेंच ने, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट डायरेक्टली जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास नहीं जाओगे। लेकिन अगर स्टेट लेवल या एरिया बेंच ने अगर ऑर्डर पास किया है तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हो हाई कोर्ट के पास। पहले जाओगे हाई कोर्ट के पास, उसके बाद आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है सर। सर हाई कोर्ट के पास अगर जाना है स्टेट बेंच या एरिया बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट, याद रखिएगा हाई कोर्ट तभी आपके केस को एंटरटेन करेगा जब उस केस में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। बेसिकली हाई कोर्ट क्या करता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमाइन करता है। एक बार क्वेश्चन ऑफ लॉ कि क्या लॉ पे आप फाइट कर रहे हो, फैक्चुअल इश्यूज को एडमिट नहीं, वो एंटरटेन ही नहीं करते हैं। लॉ का अगर फाइट है तो हाई कोर्ट एडमिट करेगा। और सर हाई कोर्ट में अगर आप अपील फाइल कर रहे हो, आपको 180 दिन में जाना है। एक्सटेंशन कोई टाइम लिमिट नहीं है। कंडोनेशन ऑफ डिले हाई कोर्ट जितना चाहे उतना कर सकता है। सर APL 08 में अपील जाएगा। अपील कौन सुनेगा, 2 जजेस एटलीस्ट सुनेंगे। और याद रखिएगा, ये एडमिट करेंगे अपील को तभी जब आपने पूरा का पूरा अमाउंट पे किया है, तभी अपील को एडमिट किया जाएगा। ठीक है सर। हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया, वेरी गुड, आपके फेवर में आया है, वेरी गुड। सर समझ लीजिए, मैं खुश नहीं हूं। अगर खुश नहीं हो तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास। याद रखिएगा, अगर हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो बोला गया है वो टाइम लिमिट अप्लाई करता है। और हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, वो एडमिट तभी करेंगे अगर हाई कोर्ट बोल देता है कि सर ये केस फिट है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए, तभी सुप्रीम कोर्ट एक केस को एडमिट करेगा अगर आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो। सर समझ लीजिए, मैं डायरेक्टली नेशनल बेंच, रीजनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट चैलेंज करने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हूं। याद रखिएगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपके केस को तभी एडमिट करता है अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हो। फुल पेमेंट कर दिया तो ही सुप्रीम कोर्ट केस को एडमिट करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा यहां तक। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने अभी तक आपको बोला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया तो टैक्स पेयर अग्रीव्ड है या डिपार्टमेंट अग्रीव्ड है, जो भी अग्रीव्ड है वो पहले चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल अपील नहीं लेके जाता तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो रिविजनरी अथॉरिटी क्या करता है, रिविजनल ऑर्डर पास कर देता है। रिविजनल ऑर्डर हो या अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर हो, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल जाइए। अपीलेट ट्रिब्यूनल का नेशनल बेंच का ऑर्डर हो या रीजनल बेंच का ऑर्डर के अगेंस्ट आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर है जो बेसिकली स्टेट बेंच या एरिया बेंच है, तो सर उसके अगेंस्ट आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए बाबा, अब इसमें मिसलेनियस पॉइंट्स जो है वो भी आपको बोल देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, जब आप अपील में जा रहे हो, कुछ केसेस होते हैं जहां अपील फाइल नहीं कर सकते, जहां आपको चुपचाप बैठना है। SSIT, एस मतलब होता है सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। एस मतलब सीजर और डिटेंशन ऑर्डर ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। एंड आई फॉर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी जो रिजेक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 80, उसका ऑर्डर जो होता है सेक्शन नंबर 80 जो होता है उसका ऑर्डर, सेक्शन नंबर 80 में जो ऑर्डर पास किया जाता है, आपने डिफर्ड पेमेंट मांगा या आपने इंस्टॉलमेंट मांगा, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप नहीं जा सकते। एंड T फॉर केस ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप नहीं जा सकते अपील में, उनका अपील भी नहीं हो सकता है, रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा मैंने बोला है सेक्शन नंबर 116 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बोलता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है, मतलब आपके बिहाफ में कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। एलिजिबल पर्सन कौन कौन होता है, ध्यान रखिएगा। आपका रिलेटिव, रेगुलर एम्प्लॉय,
प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग सीएस, सीएस, सीएमए, जीएसटी प्रैक्टिशनर, रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर, जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है बेसिकली, वो भी आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। लेकिन कौन कौन इनएलिजिबल है इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसको डिसमिस किया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, या कोई व्यक्ति है जो कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द जीएसटी या अर्लियर लॉ जो था एग्जिस्टिंग लॉ, उसमें अगर उसने कुछ गलती की थी और वो कन्विक्टेड था, तो सर उसको भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते हो आप। सर अगर कोई गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, या सर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, या एडजक्ट एज इंसॉल्वेंट, जिसका दिवाला निकल चुका है, वो बेसिकली इनएलिजिबल होते हैं एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा यहां पे एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपील फाइल कर रहे हो टू द अपीलेट अथॉरिटी, याद रखिएगा अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करने के समय जो प्री डिपॉजिट आप देते हो उस पे आपको अगर प्री डिपॉजिट रिफंड किया गया, मतलब अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आपके फेवर में आ गया और आपको प्री डिपॉजिट रिफंड किया गया, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। याद रखिएगा अंडर सेक्शन नंबर 115 इंटरेस्ट मिलता है अगर आपने अपीलेट अथॉरिटी को प्री डिपॉजिट दिया था और रिफंड मिला, तो 115 बोलता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड दिया जाएगा। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद आपको रिफंड मिल रहा है प्री डिपॉजिट का, तो भी अंडर सेक्शन नंबर 115 6% मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। देख लीजिए यहां पे बोला गया है कि सर अगर आपको रिफंड मिलेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद, तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। लेकिन सर ये सच नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस में। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आपको रिफंड मिलता है, तो सेक्शन नंबर 56 के अंडर आपको 6% दिया जाता है। और सेक्शन नंबर 56 बोलता है सर आपको, अगर समझ लीजिए एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपको रिफंड चाहिए। एप्लीकेशन के 60 दिन में अगर उन्होंने आपको रिफंड दे दिया तो ठीक है, 60 दिन के बाद अगर रिफंड देंगे तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% दिया जाएगा। याद रखिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर आपको रिफंड दिया जाता है तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% अंडर सेक्शन नंबर 56 मिलता है, जो बोलता है एप्लीकेशन लगाइए, 60 दिन में आपका रिफंड दे देंगे, नहीं दिया 60 दिन के बाद इंटरेस्ट चालू होगा एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% दिया जाएगा। उसके अलावा एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, सर रिविजनरी अथॉरिटी कब कब रिवीजन नहीं करेगा एक ऑर्डर का। रिविजनरी अथॉरिटी कब कब रिवीजन नहीं करता है एक ऑर्डर का। रिविजनरी अथॉरिटी रिवीजन नहीं करेगा अगर आप अपील में ऑलरेडी जा चुके हो, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुके हो, इस केस में रिविजनरी अथॉरिटी रिवीजन नहीं करेगा। लेकिन समझ लीजिए आप अपील में जा चुके हो, उनका ऑर्डर आया और रिविजनरी अथॉरिटी ने देखा 3 पॉइंट को टच किया उन्होंने, एक पॉइंट को टच नहीं किया है, इस एक पॉइंट को रिविजनरी अथॉरिटी चाहे तो रिवाइज कर सकती है। कितना टाइम मिलेगा? 3 years फ्रॉम द ऑर्डर इन ओरिजिनल और 1 year फ्रॉम द ऑर्डर इन अपील विच एवर इज लेटर। ओरिजिनल ऑर्डर से 3 साल का टाइम लिमिट, या ऑर्डर इन अपील का ऑर्डर आया उससे 1 साल का टाइम लिमिट मिलेगा विच एवर इज लेटर। तब तक रिविजनरी अथॉरिटी उस एक पॉइंट को रिवाइज कर सकता है। उसके अलावा रिविजनरी अथॉरिटी को यह भी बोला गया है 6 महीने तक डिपार्टमेंटल अपील का टाइम होता है, इसलिए रिविजनरी अथॉरिटी हाथ नहीं लगाएगा, या फिर 3 साल अगर क्रॉस हो गया तो भी रिविजनरी अथॉरिटी केस को हाथ नहीं लगाएगा। सर अगर रिविजनरी अथॉरिटी ने एक केस को उठाया, रिविजन करने के लिए उठाया, रिविजन नहीं किए बिना छोड़ दिया, फिर से नहीं उठा सकता। और एक बात याद रखिएगा, अगर एक रिविजनल ऑर्डर है तो उसको फिर से रिवाइज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि सर जब रिविजनरी अथॉरिटी ये जो टाइम लिमिट 3 साल का देखता है कि 3 साल के बाद रिवीजन नहीं हो सकता, ये 3 साल में आपको ध्यान रखना है अगर कोई टाइम स्पेंड किया है, रिविजनरी अथॉरिटी ने वेट किया है, तो वेट टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा, प्लस अगर कोई कोर्ट का स्टे था उसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड टू बी एक्सक्लूडेड एंड कोर्ट का जो स्टे का टाइम होता है उसको भी एक्सक्लूड कर दीजिएगा। बेसिकली उतना एडिशनल पीरियड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यूं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक बात ध्यान रखिएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल कभी भी एडिशनल एविडेंस नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन कुछ केसेस में अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगा। सर क्या क्या केस होते हैं? पुअर केस याद रखिएगा। सर पुअर केस क्या होता है? अगर आपको प्रिवेंट किया गया था, यू वर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। सर मैं जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया या अपीलेट अथॉरिटी के पास गया तो सर उनके पास जो मेरे को लेके जाना था डिटेल्स, वो मैं लेके नहीं जा पाया, एविडेंसेस नहीं दे पाया, तो सर उस केस में बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलता है कोई बात नहीं, एडिशनल एविडेंस हम ले लेंगे। या फिर सर आपको अपॉर्चुनिटी, वो मतलब आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ने अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या
अपीलेट अथॉरिटी ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल आपको अपॉर्चुनिटी देगा। या फिर सर अपीलेट अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया था जो उन्हें एविडेंस लेने चाहिए थे, तो उस केस में भी अपीलेट ट्रिब्यूनल आपका एडिशनल एविडेंस ले लेगा। सर्कमस्टेंसेस व्हेन एडिशनल एविडेंस विल बी अलाउड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंस कब कब ले सकता है, जब अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया था टू एडमिट एडिशनल एविडेंसेस और टू हैव बीन एडमिटेड, जो उन्हें एडमिट करना चाहिए था वो उन्होंने एडमिट नहीं किया, अपीलेट ट्रिब्यूनल एडमिट कर लेगा। वेयर अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एविडेंस कॉल्ड अपॉन बाय द डबल ए स्क्वायर क्या होता है, अपीलेट अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब जो उन्होंने मांगा था वो मैं नहीं दे पाया सर, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं दे पाया। या फिर where appellant was prevented by sufficient cause from producing evidence which was relevant to the ground of appeal, जो relevant एविडेंस थे वो भी मैं नहीं प्रोड्यूस कर पाया क्योंकि कुछ कारण था, तो कोई बात नहीं, अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है सर, अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट कर लेगा। या फिर सर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और appellate authority had made the order without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to the ground of appeal, तो इस केस में भी बेसिकली appellate tribunal additional evidence गैदर कर लेगा। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है कि क्या पावर होते हैं ऑफ द appellate tribunal। appellate tribunal का सेम पावर होता है as that of a civil court। बेसिकली वो समन कर सकते हैं किसी को, summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath। कसम खा बेटा, तू इधर आ जा मेरे से मिलने, समन करेगा, कसम खाने बोलेगा और बोलेगा जो बोलेगा सच बोलेगा, बोल। उसके बाद रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग evidences on affidavit, issuing commission for the examination of witness or document and dismissing a representation for default। आप नहीं गए तो ex parte भी डिसाइड कर सकता है। ये बस एक पावर होता है ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या क्या पावर होता है, समन कर सकता है, आपको कसम खाने बोल सकता है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने बोल सकता है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट सर, उसके बाद बेसिकली एविडेंस वगैरह रिसीव कर सकता है, इशूइंग कमीशन ऑर्डर्स वगैरह इशू कर सकता है फॉर एग्जामिनिंग ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। उसके अलावा डिसमिस कर सकता है कोई भी रिप्रेजेंटेशन को फॉर ए डिफॉल्ट, या फिर डिसाइड कर सकता है एक्स पार्टी अगर आप नहीं गए। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जब भी अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा, उस ऑर्डर का एक समरी कंफर्मिंग द फाइनल अमाउंट ऑफ डिमांड APL 04 में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, आपको पोर्टल में मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है सेक्शन नंबर 120। सेक्शन नंबर 120 बोलता है अपील नॉट फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बोर्ड क्या करता है, कभी कभी एक मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर देता है, जिसके लिए बोर्ड क्या बोलता है, डिपार्टमेंट को बोल देता है कि CGST ऑफिसर्स आप अपील फाइल मत कीजिएगा अगर इस मॉनेटरी लिमिट से कम है। हो सकता है व्यक्ति ने एक ऑफेंस किया है, गलत है, हो सकता है कि जो एडजुडिकेशन ऑर्डर था उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को अपील में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मॉनेटरी लिमिट कम था डिपार्टमेंट को अपील में नहीं जाना है। ठीक है सर, अब समझ लीजिए नेक्स्ट टाइम एक व्यक्ति ने सेम काम किया लेकिन इस बार अमाउंट ज्यादा था तो डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। लेकिन अगर एसएससी बोल रहा है, एसएससी ये नहीं बोल सकता कि डिपार्टमेंट जो लास्ट टाइम अपील में नहीं गया था तो इस बार भी अपील में नहीं जा सकता। लास्ट टाइम आप जो अपील में क्यों नहीं गए, आप जब लास्ट टाइम अपील में नहीं गए सेम इश्यू के लिए, इस बार क्यों जा रहे हो, ऐसा एसएससी नहीं बोल सकता। लास्ट टाइम डिपार्टमेंट इसलिए नहीं गया था क्योंकि लास्ट टाइम मॉनेटरी लिमिट कम था, इस बार मॉनेटरी लिमिट ज्यादा है, सेम इश्यू है लेकिन मॉनेटरी लिमिट ज्यादा है तो डिपार्टमेंट जा सकता है फॉर एन अपील। यह बोला गया सेक्शन नंबर 120 में कि बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल क्या कर सकता है, इशू कर सकता है ऑर्डर, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन फिक्सिंग मॉनेटरी लिमिट फॉर रेगुलेशन ऑफ अपील बाय द जीएसटी ऑफिसर, CGST ऑफिसर। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील ड्यू टू सच लिमिट शैल नॉट प्रीक्लूड द ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग एन अपील इन सिमिलर और सेम केस और क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोल दो कि नेक्स्ट टाइम सर इस बार आपने अपील नहीं लगाया क्योंकि मॉनेटरी लिमिट कम था तो नेक्स्ट टाइम भी सेम इश्यू के लिए आप नहीं लगा सकते।
अपील, डिपार्टमेंट अपील ही फाइल नहीं कर सकता है, इट कांट प्रीक्लूड द ऑफिसर। अगर ऑफिसर चाहे सेम इशू में अगर मॉनेटरी लिमिट एक्सीड हो गया है तो डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। और no person shall contend that officer had consented to the disputed issue by not filing an appeal or application। कोई ये बोल नहीं सकता कि सर लास्ट टाइम जो आप अपील में नहीं गए तो आपने तो एक्सेप्ट कर लिया था मैंने जो किया है, अब अपील में क्यों जा रहे हो, ये सब आप नहीं बोल सकते। राइट एवरीवन, पॉइंट क्लियर है। इस चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट है अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर में। क्या अमेंडमेंट है कि अगर सेक्शन नंबर 129 का ऑर्डर है, डिमांड और बेसिकली पेनल्टी ऑर्डर दिया गया है सेक्शन नंबर 129 में, उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील में जाना है विद द अपीलेट अथॉरिटी तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी एज प्री डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। ए ग्रेडेड टॉपिक है, एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं ध्यान रखिएगा। वो पूछ सकते हैं क्या क्या नॉन अपीलेबल होता है, कौन से ऑर्डर नॉन अपीलेबल होता है। ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन बन सकता है। प्री डिपॉजिट पे तो ए ग्रेडेड टॉपिक है, प्री डिपॉजिट पे क्वेश्चन आ सकता है, अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछ सकते हैं राइट ए नोट ऑन डिपार्टमेंटल अपील, राइट ए नोट ऑन रिविजनरी अथॉरिटी, ये भी आ सकता है। एक मार्क का एक छोटा सा एमसीक्यू भी आ सकता है कि सर कौन कौन अपीलेट अथॉरिटी और कौन कौन रिविजनरी अथॉरिटी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं ये कि सर जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो कितना प्री डिपॉजिट 20%, उसका एक कैलकुलेशन आ सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सारे मेंबर्स नहीं आए, एक मेंबर एब्सेंट है, क्या अपील सुना जा सकता है। उसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि रिविजनरी अथॉरिटी कब कब रिवाइज नहीं कर सकता ऑर्डर को, व्हेन शैल रिविजनरी अथॉरिटी नॉट रिवाइज एन ऑर्डर। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल एडिशनल एविडेंस क्या अलाउ कर सकता है, अलाउ अगर कर सकता है कब कब कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा सी माइनस ग्रेडेड एक क्वेश्चन है कि पावर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकता है जो अपरेंट ऑन द फेस होता है। इस चैप्टर का ए ग्रेडेड टॉपिक है प्री डिपॉजिट। उसके अलावा रिविजनरी अथॉरिटी कब कब रिवाइज नहीं कर सकता। उसके अलावा डिपार्टमेंटल अपील, रिविजनल डिपार्टमेंटल अपील का एक नोट या फिर रिविजनरी अथॉरिटी का नोट का भी ध्यान रखिएगा। कब कब आप अपील फाइल नहीं कर सकते इसका भी ध्यान रखिएगा। ए ग्रेडेड टॉपिक है, 4 से 6 मार्क डिमांड एंड रिकवरी या अपील्स एंड रिवीजन से पूछ सकते हैं। यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन विद द चैप्टर ऑफ अपील्स एंड रिवीजन का रिवीजन क्लोज करता हूं। राइट एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करते हैं अपना रिवीजन विद द चैप्टर ऑफ अपील्स एंड रिवीजन। बाय गाइस।